नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। चुनाव आयोग की टीम बंगाल पहुंच चुकी है और जल्द ही आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऐलान हो सकता है। इस बीच अमित शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की तरफ से रथ यात्रा निकाली जाएगी। क्या है ये, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की टीम जिस तरीके से बंगाल में पहुंची है, किस तरीके से आने वाले टाइम में चुनावों का ऐलान हो सकता है? देखिए, जो पॉलिटिकल सर्किल में जो खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कर देगा। मतलब ये कि 15 तारीख से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बंगाल में लागू हो जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि कुल मिलाकर 7 फेजेस में बंगाल में चुनाव होंगे जी। 7 फेजेस में। और इसको लेकर के भी कई लोग कयास लगा रहे हैं कि ज़्यादा फेजेस में अगर चुनाव होते हैं तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने वो बहुत बड़ी चुनौती है इस बार कि बंगाल में वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके, क्योंकि लोगों को वहाँ इस बात का डर सता रहा है कि इस बार क्या वो अपना वोट भी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कई सारे सवाल सुरक्षा को लेकर के हैं जी। और एक कयास लगाया जा रहा है कि बंगाल में इस बार बहुत ही जो कह सकते हैं कि हिंसा जो है वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी सड़क पे एक दूसरे से लड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें, ये चुनौतियां हैं कि जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को समझना होगा। इलेक्शन कमीशन वहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रही है। और चूँकि ऐसा लग रहा है कि चूँकि ये इलेक्शन पहले भी होगा, वो पहले इसलिए भी होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं 10th के 12th के, उसके पहले ही उस चुनाव की प्रक्रिया को खत्म करना है। तो ये मान के चलिए कि जो एक्साइटमेंट जो है, फाइनल काउंटडाउन बंगाल का, वो अब शुरू हो गया है। और इस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। डॉक्टर साहब, अमित शाह बंगाल के अंदर दाव पर दाव चल रहे हैं। अब जो उन्होंने एक नया दाव वहां पर खेला है कि रथ यात्रा निकाली जाएगी बीजेपी की ओर से, किस तरीके से इससे ममता को चोट पहुंचेगी? देखिए, कुल 5 रथ यात्राएं निकलेगी जी। और जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल सर्कल्स में बातचीत चल रही कि चुनाव जल्द हो जाएंगे और 15 तारीख को जो अनाउंस कर दिया जाएगा, उसके बाद से इस तरह के प्रचार प्रसार, इस तरह की रैलियां निकालना पॉलिटिकल पार्टीज और वहाँ के उम्मीदवारों के लिए दिक्कत हो जाती है। तब उसके बाद आप तभी ये सब काम कर सकते हैं जब आप अपने इलाके में अपने उम्मीदवार की घोषणा आप करते हैं, जब उसके लिए प्रचार प्रसार का ड्यू टाइम दिया जाता है, उस दौरान ही आप कर सकते हैं। और ये जो प्लान किया गया है ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आप लास्ट फेज में हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से पहले। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से ग्राउंड में काम कर रही है। ये तो चूंकि हर पार्टी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वामपंथी और कांग्रेस ये तो बाकायदा बाहर चले गए हैं रेस के, लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ये दोनों ही इन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पास वो हैं और अभिषेक बनर्जी के प्रचार प्रसार में वो ताकत लगाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 महीने से इसको कह सकते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग के हिसाब से वो कैंपेन कर रहे हैं। हर जगह छोटे बड़े लीडर रैलियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब ये जो प्लान बना है इसकी टाइमिंग देखिए। अभी तो एक ऑलरेडी चल रहा है जी, गांव में जी, हर गांव से, हर घर से एक एक मुट्ठी चावल लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम ऑलरेडी वहां पे काफी फेमस हो रहा है बंगाल के अंदर में जी। और अब इन लोगों ने एक बार शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि हर जगह हर नेता तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन चुनाव से पहले किस तरीके से माहौल बनाया जाता है, तो कुल मिलाकर के 5 रथ यात्राएं निकलेगी और जिसकी शुरुआत 5 तारीख को होगी जी। 5 तारीख को जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी किसकी? वो नड्डा जी करेंगे जी। वो नड्डा जी
उसकी शुरुआत करेंगे जी। और ये 10 तारीख को अमित शाह जी। वो बंगाल पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। और ये बंगाल एक दिन अपना कार्यक्रम करेंगे और 11 तारीख को ये रथ यात्रा, उनका जो लास्ट रथ यात्रा होगा वो 11 तारीख को होगा। मतलब ये रथ यात्रा आपने 6-7 दिन का आपने प्लान बनाया, आप पूरी एक एक कंस्टिट्यूंसी में बड़ी बड़ी रैलियों, बड़े बड़े नेताओं के साथ आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, कि जब आप रथ यात्रा करते हैं, जब आप अलग अलग इलाकों से निकलते हैं तो एक अच्छा विजुअल बनता है। लोग घर से बाहर निकल के आते हैं वो देखने के लिए, समर्थन बताने के लिए। तो जो लोग बंगाल के अंदर में तृणमूल के गुंडे से डरे हुए हैं, जैसे पिछले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी तो ये प्लान भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर ये प्लान करते तो उनका रथ सब जो है वो तोड़ ताड़ करके टीएमसी के गुंडे जो है फेंक दिए होते। वहां कोई उस तरह का वातावरण नहीं है, वहां तो हिटलर साइड चल रहा है ममता बनर्जी का। तो वो एक दिक्कत थी। लेकिन इस बार चूंकि लोगों का हौसला भी बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा करना है, उनका भी मनोबल, तो वो एक सटीक प्रोग्राम है जिससे लोग खुल के सामने आएंगे। और इनके जो कार्यकर्ता हो चुके, अब आप देखिए कि ये तो जिस तरीके से ये अभी रैली चल रही थी शुभेंदु अधिकारी की, सुपरहिट चल रहा था जी। अब इस तरह की रथ यात्रा चलेगी, बड़े बड़े लीडर्स भी आएंगे, तो एक माहौल को बदलने की जो है वो कोशिश की गई है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ममता बनर्जी अकेले सिर्फ रैलियां कर रही हैं। अच्छा, रैली में क्या होता है, रैली की एक अलग दिक्कत है। पॉलिटिकली वो अब उस तरह का टूल नहीं रह गया है। रीजन बीइंग कि अब जैसे मिदनापुर के अंदर ममता बनर्जी की रैली हुई, अब ये बताया जा रहा है, रिपोर्टर्स को मालूम चल गया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मालूम, वहाँ के लोकल लीडर्स को भी मालूम है कि कहाँ कहाँ से आपने कितने कितने बस से लोगों को उठाए लेकर के आए। तो ये एक अलग कहानी है। जब इस तरह का रथ यात्रा निकलता है तो ये एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करता है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो लास्ट मोमेंट, अगर हमारी खबर सही है तो 15 तारीख को अगर घोषणा होती तो उसके ठीक 4 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में सफल रहेगी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 19 तारीख को 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने टीएमसी को हिलाकर रख दिया था। इस बार जब वो 10 फरवरी को आएंगे तो क्या ऐसा लगता है कि जो बची खुची टीएमसी है वो भी जो है बीजेपी में शामिल हो जाएगी? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो टीएमसी के लीडर्स हैं जो अभी तक ये कह रहे हैं कि हम बस टीएमसी के साथ हैं, वो बीजेपी में आने वाले हैं। जी। मैं सुन रहा था वो अंदर जो बीजेपी के अंदर जो अभी हाल में एक कोर ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें बस इतना ही बताया गया है कि ये फैसला लिया गया है कि ऐसा कोई शख्स जो गाय की तस्करी करता हो, कोल माफिया हो, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर मारने का, पीटने का उसके ऊपर इल्जाम हो, दागी हो, ऐसे लोगों को नहीं लेना है। उसके अलावा कोई भी आता है टीएमसी का, उसका खुले दिल से स्वागत है। मतलब अब आप समझिए कि कितने लोग, ये जानकारी ये आ रही है कि 6 से 7 एमपी, सिटिंग एमपीज वो पार्टी बदलने वाले हैं। 41 के आसपास एमएलएस वो छोड़ने वाले हैं टीएमसी को। तो ये सारा प्लान हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। और हकीकत भी यही है कि ग्राउंड के ऊपर अगर आप कलकत्ता जाएं, आप बंगाल के किसी भी इलाके में जाएं जो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है, वहां हर शख्स यही कह रहा है, आपको 10 में से 9 आदमी मिलेगा वो ये कहेगा कि बीजेपी आ रही है। जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ममता के सामने एक तरफ तो बीजेपी है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब्बास सिद्दीकी से जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बातचीत की और उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बंगाल के अंदर ममता जो है चारों खाने चित हो गई है? देखिए, सबसे पहले ये अब्बास सिद्दीकी, ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादे की खबर हम लोगों ने बैटल ऑफ बंगाल के अंदर ही हमने दिया था कि किस तरह से एक सीक्रेट मीटिंग हो रही है जी। और ये बुरी अच्छी तरीके से ये पूरा का पूरा मुहिम जो ओवैसी साहब का जो है वो गैल्वनाइज कर रहा है
जिस तरीके से वहां पे ऐलान किया गया है, अब देखिए एक तो एक नेशनल फेस मुसलमानों का और एक लोकल बांग्ला लैंग्वेज में बोलने वाला एक ऐसी जगह से जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल, और ये बहुत ही यूथ में काफी पॉपुलर है जी। यूथ में पॉपुलर आपके ये भी है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से वहां पे माहौल बदलेगा। और फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं, ये अब्बास सिद्दीकी, इन्होंने 2 महीना पहले ही अंदर प्लानिंग शुरू कर दी थी जी। इलेक्शन कमीशन वगैरह में इन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है। अब वो कागज भी आ चुका है, अब इसकी घोषणा 1-2 दिन के अंदर में करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि और भी कौन कौन सी छोटी छोटी पार्टियों के साथ वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो खबर आ रही है कि वो 80 मुस्लिम बहुल इलाकों से, कंस्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं जी। उनकी पार्टी। अब 30 से 40 सीट MIM भी लड़ेगी। अब आप समझिए कि क्या इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है जी। कुछ ऐसे इलाके बंगाल में जहां उर्दू भाषी मुस्लिम्स हैं, वहां MIM के लोग होंगे, वहां प्रचार प्रसार के लिए ओवैसी साहब जाएंगे, और जो हार्डकोर बंगला बोलने वाला जो पॉपुलेशन है मुसलमानों का, वहां पे ये इनकी पार्टी, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो वो वहां कैंपेन करेंगे। तो इट्स अ वेरी बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी इतनी हड़बड़ा गई है इस कॉम्बिनेशन से कि इन्होंने अलग अलग मौलवी मौलानाओं को हायर करना शुरू कर दिया है कि भाई इनके खिलाफ बोलो, इनके खिलाफ बोलो, इनके खिलाफ बोलो। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ये लोग एक अच्छा फाइट देने वाले हैं। कई जगहों पे ये सीट भी निकालेंगे और कई जगहों पे अच्छा खासा मुस्लिम वोट ये लेकर के चले जाएंगे। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। और डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि इस वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, और जिस वजह से कि वो आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर कि वो BSF की मदद ले रही है? देखिए, ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। ममता बनर्जी तो नक्सलियों की तरफ बर्ताव कर रही है। वो बीजेपी को नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक बता रही है, लेकिन अब तो बीजेपी ने कह दिया कि बहुत सारे नक्सलियों को आपने तृणमूल कांग्रेस में जगह दे दी है। तो अब ये जो नया बवाल मचा है, वो बवाल मचा है इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जाकर के ये शिकायत की गई कि BSF के लोग लोगों को तंग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तंग किसको कर रही है BSF? तो BSF उन लोगों को तंग कर रही है जो बांग्लादेश से गलत तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर घुस आए हैं जी। अब इस बात को समझिए, क्योंकि इसका जो काउंटर है वो बंगाल के लोग माने चलते फिरते वो देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में बंगाल में ममता बनर्जी ने रोहिंग्या मुसलमानों को घुसा लिया है। भाई, कलकत्ता में जो लोग रह रहे हैं वो न्यू टाउन की तरफ जाएंगे, उनको दिखाई पड़ जाता है कि नई नई बस्तियां खड़ी हो गई। भाई, ये लोग लाखों लोग जो अंदर आ गए हैं, जो रोहिंग्या, जिन्हें बकायदा वो आने से पहले ही वहां तो एक अलग तरह का ये चल रहा है इन लोगों का कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान को आप अंदर घुसाते हैं। अब ममता बनर्जी ने एक ऐसा सिस्टम वहां पे क्रिएट कर दिया है कि वो बांग्लादेश से भारत पहुंचते नहीं, पहले से ही उनका आधार कार्ड, उनका इलेक्टोरल कार्ड, वोट देने वाला सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये तो ममता बनर्जी रोहिंग्या का वोट से जीतने वाली है, इसलिए जो CAA और इस तरह की चीजों को लेकर के ये ममता बनर्जी यही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर बवाल मचाती थी, रोती थी। उस सोचते कि नाटक, कभी ऐसे लोकसभा के स्पीकर के ऊपर कागज फेंक देना, और उस समय तो ये बोलते थे भाई ये इलीगल जो मुसलमान है उसको बांग्लादेश भेजो। तो सेक्युलर पार्टियां इनके खिलाफ रहती थी जी। तो समाजवादी पार्टी के एक MP को तो इसने ममता बनर्जी ने घूसा भी मारा था पार्लियामेंट के अंदर, मारपीट सारा कुछ करती थी कि भाई बांग्लादेशियों को भगाओ, ये जो इलीगल लोग जो बंगाल के अंदर में घुस गए उनको बाहर निकालो। और अब वही यू टर्न
आपने एक ऐसा सिस्टम वहां बना दिया है, ये बंगाल के सब लोग जानते हैं। बंगाल के अंदर आप जिस शहर में रहते हैं आपको मालूम चल रहा है कि भाई कुछ लोग नए लोग आ गए हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान आ गया है। तो ये तो आप सच्चाई को तो आप झांप नहीं सकते, इसको तो छिपा नहीं सकते। तो ममता बनर्जी इस तरह का दबाव दे रही है, और इसमें सबसे शर्मनाक एलिमेंट ये है, आपको राजनीति करनी, राजनीति कीजिए। देश के जवानों के ऊपर जो लोग बॉर्डर पे सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं, उनको आप अपनी राजनीति का हिस्सा बना लेते। ये घटिया किस्म की राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इतनी ज्यादा व्याकुल है, इतनी बौखला गई है कि एन केन प्रकार, और पता नहीं उनको चाहिए और भी रोहिंग्या वेट कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, लोगों को रोका जा रहा होगा, तो इसलिए जो है ये काम हो रहा है। और बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई हर जगह जितने भी बूथ हैं पूरे इलेक्शन में, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जो है उसके से जो है यहाँ पे उसके तहत ही चुनाव कराए जाए। और जो बंगाल की जो पुलिस है, जो ममता बनर्जी और टीएमसी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, उनको उन लोगों को पोलिंग बूथ से कम 2 किलोमीटर दूर रखा जाए। ये इस तरह की मांग हो रही है। तो खैर ये पॉलिटिकल दांवपेच है। ममता बनर्जी अपने हिसाब से मुद्दा उठाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप वैसे मुद्दे ना उठाएं जिससे देश के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। आप अपनी राजनीति के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट को खिलाफ आप बयान नहीं दे सकते, आर्मी के खिलाफ बयान नहीं दे सकते, आप जो है सीएजी के खिलाफ बयान नहीं दे सकते, आप बीएसएफ के खिलाफ बयान नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो ये बताता है कि आप मतलब बिल्कुल किस तरह की, जिसको कहते हैं एक गलत तरीके की राजनीति, गलत तरह का नैरेटिव आप जो है लोगों में उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी का जिस तरह का 10 साल का कार्यकाल रहा है बंगाल के अंदर, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है। कभी वो लेफ्ट की तरह बिहेव करती हैं, तो कभी वो अरविंद केजरीवाल की तरह बिहेव करती हैं, कभी वो बांग्लादेशियों के लिए मारपीट करती हैं, तो कभी अपनी बात पर यू टर्न लेते हुए बीएसएफ पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।